नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में आप लोग क्वेश्चन पेपर का कलेजा निकाल सकते हैं इस क्लास से। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो सभी प्रश्न है ये एग्जामों में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से। हाँ, और इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए क्लास में घुसते हैं। तो पहला प्रश्न ही आ चुका है, महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। और कह रहा है कि किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी। तो देखिए हमारा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? सविनय। इस आंदोलन के बारे में जरूर याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा, इसको कहते हैं नमक कानून तोड़ो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, अब इस आंदोलन को अगर आपसे हम पूछे किसने शुरू किया था तो आप लोग बताएंगे हमारे राष्ट्रपिता ने शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं ये कब से कब तक चला था। तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कब से कब चला था तो ये इसको क्या कहते हैं, इसी के लिए गांधी जी ने चलाया था डांडी मार्च। क्या चलाया था? डांडी यात्रा किया था, डांडी यात्रा। और डांडी यात्रा कहां से कहां तक था? तो ये साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती जो आपके आश्रम थी वहां से लेकर के ये डांडी तक थी। कहां तक? डांडी तक थी। ठीक, और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि साबरमती की कब चला था तो ये 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 तक ही चली थी। अब ये पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की यात्रा थी। जब किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि कितने मील की ये यात्रा थी तो ये आप लोग बताएंगे 241 मील की यात्रा थी। कितनी? 241 मील। अगर आपसे पूछे कि इसको तय करने में कितने समय लगे थे, कितना दिन का समय लगा था, तो ये आप लोग बताएंगे 24 दिन का समय लगा था। कितने दिन का? 24 दिन का। अगर आपसे पूछे कि इसमें अनुयायी कितने थे, अनुयायी, तो गांधी जी को लेकर के टोटल 79 फॉलोअर, गांधी जी को लेकर के टोटल 79 लोग शामिल हुए थे इस आंदोलन में। तो ये महत्वपूर्ण बात है और एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। गांधी जी से संबंधित वैसे भी कोई प्रश्न आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब पेट के एग्जाम में गांधी जी के लंगोटी के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी जी ने लंगोटी कब से पहनना शुरू किया, तो समझ लीजिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है गांधी जी से रिलेटेड। देखिए किस इसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करते हैं कि किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? इसी में गांधी जी ने डांडी मार्च चलाया था। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक की ये चला था। उसके बाद ये जो डांडी यात्रा, इसके तहत साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक की यात्रा थी ये, और टोटल 385 किलोमीटर की यात्रा थी। और 241 मील में पूछे तो 241 मील, किलोमीटर में पूछे 385 किलोमीटर। और इसको तय करने में लोगों को 24 दिन का समय लगा था। गांधी जी के साथ टोटल गांधी जी को लेकर 79 लोग थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे किसने चलाया था, तो नमक कानून किसने तोड़ा था, तो महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था, महात्मा गांधी जी। तो इतनी बातें आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न फिर आ चुका है महत्वपूर्ण। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए किससे संबंधित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, लोग नशे में भी क्वेश्चन को टाइप करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो चलिए वृहद ट्रंक मार्ग किसने, तो इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? सड़क ए आजम भी कहते हैं। तो ये भी बातें यहाँ पे आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो भैया पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ये निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसको शेर आजम भी कहा जाता, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में
पूछा जाता है। तो इसको लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत भी करवाया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वर्तमान समय में इसे किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान समय में इसे NH1 NH2 के नाम से जानते हैं। क्या, NH नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2 में इसे बांट दिया गया है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगली बात, एक और प्रश्न सड़क से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सिल्क मार्ग या फिर सिल्क रूट भी कहा जाता है, ये किसने बनवाया था। तो सिल्क मार्ग के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। सिल्क मार्ग अगर आपसे पूछे किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने वाले कौन है, कनिष्क हैं। कौन, कनिष्क ने इसको बनवाया था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखनी है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है। तो ये इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये बातें ध्यान रखेंगे। इसे GT रोड भी कहा जाता है, इसे सड़क आजम भी कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इसे सड़क आजम भी कहा जाता है। इसका मरम्मत किसने करवाया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने GT रोड का मरम्मत भी करवाया था। वर्तमान समय में इसे NH1 NH2 के नाम से भी जानते हैं। और सिल्क मार्ग या सिल्क रूट भी पूछे किसने बनवाया था, कनिष्क ने सिल्क के व्यापार के लिए बनवाया था। ठीक, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न इसरो से आ चुका है और इसरो का यहाँ पे पूरा इसरो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो शैक्षणिक केंद्र है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में इसका शैक्षणिक केंद्र स्थित है। अब यहाँ पे पकड़ लीजिए इसरो को, और इसरो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसकी स्थापना कौन हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, इसरो के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना के बारे में पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो चेंज हो चुके हैं वर्तमान समय में। पहले S सोमनाथ थे, तो अभी V नारायण हो चुके हैं। कौन, V नारायण हो चुके हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बस अब कुछ देश और उसके स्पेस एजेंसी के बारे में फटाफट आप लोग बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि जक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, जक्सा, तो जक्सा जो स्पेस एजेंसी है वो जापान की है भाई, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, नासा, तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। अगर आपसे पूछे कि स्पेस एक्स, बहुत ज्यादा चर्चा में इसके पास क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट भी है, स्पेस एक्स है, ये एलन मस्क की कंपनी है। किसका है, एलन मस्क की है, एलन मस्क की स्पेस कंपनी है। और ये कहाँ की है, तो अमेरिका की है। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स है। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे रसिया वाला लिख लीजिए, रसिया से आप लोग का बहुत लगाव भी है। अगर आपसे पूछे कि रॉस कॉस मॉस कहाँ की स्पेस एजेंसी है, रॉस कॉसमॉस, तो ये है आपके सोवियत संघ, या फिर पहले सोवियत संघ था अभी रूस हो गया है। तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की, रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसरो के शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसरो के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष V नारायण वर्तमान समय में है। और रॉसकॉसमॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। जापान की स्पेस एजेंसी क्या है, जक्सा है। उसके बाद हमने बताया कि अमेरिका, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और स्पेस एक्स अगर पूछे तो ये एलन मस्क की जो है स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। और विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है, एलन मस्क ही हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब। देखिए महिला एकल का खिताब भी पूछता है और पुरुष एकल का भी खिताब पूछता है, पुरुष एकल का भी खिताब पूछता है। तो महिला एकल में किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। वो ईगा महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। ठीक,
तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ईगा स्वीटेक अगर आपसे पूछे कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये पोलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? पोलैंड की रहने वाली। ये भी पूछा जाता है कि किस देश के लिए जीता या किस देश के निवासी हैं, तो पोलैंड के। अगर आपसे पुरुष एकल का खिताब वो भी फ्रेंच ओपन में पूछे तो वो कार्लोस अलकराज ने जीता था। किसने? कार्लोस अलकराज ने जीता है। और कार्लोस अलकराज अगर आपसे पूछे कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है स्पेन के रहने वाले। किस कहाँ के? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यही फ्रेंच ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वाला ही बताइए। अगर आपसे पूछे कि इसमें मेल सिंगल का खिताब यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीते हैं कौन? जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कहीं पे फीमेल सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो वो आर्याना सबेलंका ने जीता है। आर्याना सबेलंका ने जीता। और आर्याना सबेलंका कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये बेलारूस की रहने वाली। कहाँ की? बेलारूस की रहने वाली हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अभी 2024 वाला हमने बताया, और 2023 वाला जो है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, उसको दूसरे प्रश्न में पढ़ेंगे हम लोग। और अभी साल का पहला ग्रैंड स्लैम ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम होता है वो विंबलडन ओपन होता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, पोलैंड की रहने वाली हैं। और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन का। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछ ले, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और फिर विंबलडन ओपन, और फिर आपका हो तो गया चारों। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मेल सिंगल का पुरस्कार किसने जीता, तो ये जैनिक सिनर ने जीता। फ्रेंच फीमेल सिंगल का खिताब किसने जीता, ये आर्याना सबलेंका ने जीता। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो देखिए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछे आपसे कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके भरतपुर राजस्थान में स्थित है। सरसों अनुसंधान पूछे कहाँ पे है, तो यहाँ पे नोट करिए आप लोग भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ अनुसंधान संस्थानों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, सोयाबीन अनुसंधान अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो सोयाबीन अनुसंधान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदौर में स्थित है। और इंदौर आप लोग भली बात जानते हैं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, दलहन अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो दलहन जो अनुसंधान है ये आपके इंदौर में ये हो गया। और दलहन वाला ये कानपुर में है, कानपुर। और कानपुर कहाँ पे है, तो यूपी में है। और कहाँ पे है, तो कानपुर यहाँ पे है। आलू अनुसंधान पूछ ले, तो यहाँ पे जो है आलू का सबसे ज्यादा जो है आलू अनुसंधान कहाँ पे है, तो आलू अनुसंधान आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। ये शिमला में है। और शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, और चावल अनुसंधान पूछ ले, चावल अनुसंधान कहाँ पे है, चावल अनुसंधान जो है ये आपके कटक में है। और कटक कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में है। लेकिन अगर आपसे पूछे चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। चलिए इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंडियन जियोग्राफी में ये सभी चीजें आप लोग को उत्पादन से संबंधित प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पे है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। और दलहन अनुसंधान आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। आलू अनुसंधान कहाँ पे है, शिमला में। चावल अनुसंधान कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पेन चेंज नहीं हुआ, गलती से पेन वही रह गया। हाँ, तो आ गया है अप्राचीन इतिहास से। और प्रथम पूरा पाषाण काल कृत कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब ये पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल का कोई भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्राचीन इतिहास से है। और ये प्राप्त हुआ था आपका वहां से जो है आंध्र प्रदेश से पोलावरम से पहला जो है हथियार प्राप्त हुआ था, पोलावरम। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन सी चीज प्राप्त हुई थी, पोलावरम से। पोलावरम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से एक हथियार प्राप्त हुई थी। कौन सी चीज, हथियार प्राप्त हुई थी। और हथियार भी अगर आपसे पूछे इस हथियार का खोज किसने किया था और कब हुआ था, तो इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कौन किया था, रॉबर्ट
ब्रूस थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग घबराएंगे नहीं। रावर्स ब्रूस फूट ने किया था। अब कब खोजा था? तो 1863 में। 1863 में सबसे पहले जो प्रथम पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो पोलावरम में एक हथियार मिला था, और उस हथियार को रॉबर्ट ब्रूस फूड ने खोजा था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। 1963 में है यार, 1963 में खोजा था। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे यहीं पे एडिशनल पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि आग की खोज कब हुई थी, तो जब आग की खोज पूछेगा तो ये पूरा पाषाण काल बताएंगे। कहां पे? पूरा पाषाण काल बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आग का विधिवत प्रयोग कब हुआ था, या फिर पूछ सकता है आग का प्रयोग कब हुआ, खोज तो पूरा पाषाण काल में, तो प्रयोग सबसे ज्यादा कब हुआ? नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में। तो ये बातें थोड़ी सी अंतर वाली है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पशु जो है, कुत्ते का पालन भी नवपाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, और क्या बोलते हैं, मतलब कृषि और पशुपालन भी नवपाषाण काल में मानव ने शुरू किया। अगला प्रश्न है पॉलिटी से है। पॉलिटी से प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई मामला विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये तय करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ये बातें तय करती है। अविशिष्ट शक्तियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये तय करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? न्यायालय, जिसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बात तय करता है। ठीक, और बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां या फिर विशिष्ट शक्तियां या फिर इसे ही अवशिष्ट शक्तियां। तो जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची, जो आपके ऐसी सूची, मतलब ऐसा चीज जो संघ सूची, राज्य सूची और फिर आपके समवर्ती सूची में ना हो, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में ना हो, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? तो उस विषय पे कानून कौन बनाएगा? वो उस विषय पे सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाएगा। बस यही बात इसमें बताया जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए, अरे सॉरी, जो चीज संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ना हो, तो वो चीज, उसको जो है वो किस सूची में आएगा, ये तय करने का जो अंतिम अधिकार है, ये डिसाइड करने का जो अंतिम अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जिसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। जो विषय आपके संघ सूची में भी ना हो, राज्य सूची में भी ना हो, समवर्ती सूची में भी ना हो, और उस पर जो है कानून, अगर आपसे पूछे कौन बनाएगा कानून, तो उस पर जो कानून बनाएगा वो हमारी संसद बनाएगी। संसद, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाता है। केंद्र सरकार उस पर कानून बनाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। अवशिष्ट शक्तियां अगर आपसे पूछे हमारे संविधान में ये किस देश से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा आप लोग को ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियां ये किस अनुच्छेद में है, तो हमारे संविधान में 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, अगर कंफ्यूजन हो गया है कोई, तो कोई मामला विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब जो मामला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको कहेंगे अवशिष्ट मामला कहेंगे, या फिर अवशिष्ट विषय भी कह सकते हैं। उस पर कानून बनाएगा कौन? संसद हमारा बनाएगा, या फिर केंद्र सरकार बनाएगा। अब ये अवशिष्ट शक्तियां जो कहां से ली गई हैं? कनाडा से। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 248 में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला? गर्तावास का मतलब गड्ढे में वास करना, गड्ढे के भीतर वास करना। ये साक्ष्य जो है, ये साक्ष्य बुर्ज होम से मिली है। कहां पे? बुर्ज होम से मिली है। और बुर्ज होम कहां पे है? तो ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, यहां से साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछे कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से मिला है, कुत्ते का कंकाल कहां से मिला है, तो वो भी आपके कहां से मिला है? बुर्ज होम से ही मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। तो इतनी बातें आप लोग को यहां से ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग नवपाषाण काल में थोड़ी सी
पिछले प्रश्न में चर्चा की है उसको विस्तार में देख लेते हैं। नवपाषाण काल, देखिए हमने क्या बताया था नवपाषाण काल। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ था भैया आग का प्रयोग। इसमें क्या हुआ था, आग का प्रयोग हुआ था। कृषि और पशुपालन भी इसी में शुरुआत हुआ। कृषि एंड पशुपालन, मानव कृषि और पशुपालन भी करने लगा। इसमें क्या किया मानव ने क्या किया, अस्थाई निवास की प्रवृत्ति अपनाई। अस्थाई निवास, पहले मानव अस्थाई निवास नहीं करता था, उसको जहाँ पे भोजन मिलता था वहां तक वो भोजन की तलाश में निकल जाता था। और इस काल में ही मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको बनाया था, इस काल में ही मानव ने कुत्ते को क्या बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था। तो वो भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इन चारों पांचों बातों को याद रखना है। देखिए गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से, यहाँ से मानव गड्ढे में निवास करता था, इसका साक्ष्य मिला है। और मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल दफनाए जाने का जो कंकाल ये दफनाए जाने का जो साक्ष्य है ये भी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से ही मिला है। नवपाषाण काल की हमने 2-4 बातें बताई। इसमें आग का प्रयोग हुआ था, जबकि आग का खोज कहाँ पे हुआ था, पूरा पाषाण काल में। जबकि आग का प्रयोग विधिवत कहाँ पे हुआ था, नवपाषाण काल में। और कृषि का जो है, पशुपालन का जो परिमाण कहाँ से मिलता है, वो भी आपके नवपाषाण काल से मिलता है। कुत्ते को पालतू कब बनाया मनुष्य ने, तो भी नवपाषाण काल में। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई, तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो आई वो भी आपके पूरा नवपाषाण काल में आई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा की कितने सदस्य होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में बात करते हैं, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति और होती है एक प्राक्कलन समिति। ये इन तीनों समितियों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, आइए देख लेते हैं। जबकि लोक लेखा समिति के बारे में पूछे तो इसमें लोकसभा से पूछ रहा है 15 सदस्य। देखिए लोक लेखा समिति जो होता है इसमें अगर आपसे पूछे कि कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य। जिसमें लोकसभा से पूछे कितने होते हैं, तो हमने अभी बताया 15 होते हैं। और इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और 7-15 मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। अगर सरकारी उपक्रम समिति पूछ ले, इसमें कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे, सरकारी उपक्रम समिति। अगर आपसे पूछे इसमें कितने सदस्य होते हैं, या फिर एक होता है आपका प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं। देखिए सरकारी उपक्रम समिति ये भी सेम लोक लेखा समिति के जैसे ही है। अगर आपसे पूछे इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से राज्यसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा के 15 सदस्य और लोकसभा के इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य। क्योंकि प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें केवल लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। तो ये बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए तीनों समितियों के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से रिवीजन करते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति की बात करें या सरकारी उपक्रम समिति या फिर प्राक्कलन समिति की बात करें, ये तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां होती हैं। ऐसे समिति बनाया जाता है, मतलब कुछ सदस्यों के लेकर के समिति बनाया जाता है। तो उसमें देखिए 22 सदस्य जो होते हैं लोक लेखा समिति में होते हैं, जिसमें मतलब लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य। सरकारी उपक्रम समिति इसी तरह से बनाई जाती है, जिसमें कुल सदस्य तो 22 होते हैं, लेकिन लोकसभा से उसमें कितने सदस्य लिए जाते हैं, 15, और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। 15-7 मिलाकर के टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था। देखिए तुर्कान-ए-चहलगानी की बात करें, तुर्कान-ए-चहलगानी ये गुलाम वंश के समय की बात है। इसको क्या बोलते हैं, इसको चालीसा दल भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, चालीसा दल भी बोलते थे, चालीसा दल। और अगर आपसे पूछे तुर्कान-ए-चहलगानी या फिर चालीसा दल का अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसने किया था या फिर गठन किसने किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश। कौन किया था, इल्तुतमिश ने इसका आविष्कार किया था। लेकिन समाप्त करने की बात करें किसने किया था, बहुत पूछा जाता है, तो ये बलबन महोदय ने समाप्त किया था। किसने, बलबन ने समाप्त किया था।
और बलबन के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम बलबन का क्या था, तो बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। क्या था? बहाउद्दीन इसका मूल नाम था, बहाउद्दीन। और आगे आप लोग को ध्यान रखना है इसके बाद, इसने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली बात यहाँ पे ध्यान रखना है, इसने नवरोज का त्योहार शुरू किया था। नवरोज त्योहार मनाए जाने की शुरुआत भी की थी, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में एक चीजें और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे इसकी उपाधि किस चीज की थी, तो उलूग खां की उपाधि थी। क्या थी? उलूग खां की इसकी उपाधि थी, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। चलिए, तुर्कान चैलगानी को किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त करने वाले हैं बलबन, जबकि इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? इल्तुतमिश हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम थे इल्तुतमिश। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान के पिताजी इल्तुतमिश हैं। ठीक, अगला आपसे पूछे कि राज्यपाल का क्षमादान है, तो देखिए राज्यपाल का क्षमादान पूछ रहे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 161 में है। कितने में है? 161 में। लेकिन ये मृत्यु दंड जो होता है, मृत्यु दंड, इसे नहीं माफ कर सकता। मृत्यु दंड, इसको माफ करने की इसके पास ताकत नहीं होती, मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकता। जबकि राष्ट्रपति का क्षमादान पूछ ले, राष्ट्रपति का क्षमादान ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 72 में है। ये राष्ट्रपति क्या काम कर सकता है? मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? माफ भी कर सकता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ठीक, और बात कर लेते हैं, हाँ, राज्यपाल के बारे में बात कर लेंगे। तो ये राज्यपाल, अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 153 में है। किस अनुच्छेद में? भारत में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद 153 में बताया गया है। और राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये किस में बताया गया है? राज्यपाल जो होगा राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये अनुच्छेद नंबर 154 में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद नंबर 154। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल का अगर आपसे पूछे कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 213 में जारी कर सकता है। अगर जो राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछे तो 123 में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का क्षमादान पूछे अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है और मार्शल लॉ को भी नहीं माफ कर सकता। और राज्यपाल का पद अनुच्छेद नंबर 153 में है। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्य कार्यपालिका प्रमुख 154 के तहत बताया गया है। और राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में माफ कर सकता है मृत्यु दंड को। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और हाँ, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या है। तो देखिए, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से शुरुआत हुई थी और 1918 तक चली थी। कब चली थी? 1914 से शुरू होकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। और ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका कारण क्या था। पहला विश्व युद्ध का कारण भी पूछा जाता है क्या था, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या इसकी कारण था। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे इसकी क्या कर दी गई थी? राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तो ये पहले विश्व युद्ध का कारण बनता है। और दूसरा विश्व युद्ध, अभी तक 2 ही विश्व युद्ध हुआ था, 2 ही विश्व युद्ध हुआ है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा विश्व युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसका कारण, तात्कालीन कारण, हाँ, तात्कालीन कारण नोट करेंगे। इसका तात्कालिक कारण तो बहुत थे, लेकिन तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछे क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पे क्या करना? आक्रमण करना। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अभी तक 2 ही
विश्व युद्ध हुए हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके पास समझ लीजिए कि पृथ्वी पर मानव का नामो निशान नहीं रहेगा। सबके पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, राफेल हैं, पता नहीं चिनूक, पता नहीं क्या क्या मिसाइलें हैं, सब एक साथ मारेंगे तो कुछ भी पूरी पृथ्वी साफ हो जाएगी, इतना जान लीजिए। तो अगला विश्व युद्ध होना तो मानव सभ्यता का पूरा नाश कर देगा। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन का कारण क्या है। तो साइंस का प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है भैया अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। अब प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन, इन सभी के बारे में एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है। और परावर्तन भी तो होता है। और देखिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन, और ये एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका कारण होता है अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन इसका कारण होता है। ठीक, इंद्रधनुष क्यों बनता है ये भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि तारों का टिमटिमाना ये किस घटना के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना ये किस घटना के कारण होता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगर आपसे पूछे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में पेंसिल पेंसिल का टेढ़ा दिखना ये किस घटना के कारण होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर आपसे पूछे सूर्य का रंग लाल, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये होता है प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? आप लोग धीरे से बताइए। तो अगर आपसे पूछे कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके जापान। जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन का कारण क्या होता है। तो इसका होता है प्रकाश की घटना, अपवर्तन का कारण। ठीक, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है, और पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना ये भी अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य का रंग लाल प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? हमारे एग्जाम में बांधों को भी पूछा जाता है कि किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है और वो बांध किस जगह पे बना हुआ है। देखिए, टिहरी बांध जो भिलंगना और अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, भागीरथी एंड अलकनंदा नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये टिहरी बांध स्थित कहाँ पे है, टिहरी बांध स्थित कहाँ पे है, तो अगर आपसे पूछे टिहरी बांध स्थित कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में। अगर आपसे पूछे वहीं पे वो कौन सी महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। हाँ, अगर आपसे पूछे कि हीरा कुंड बांध ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पे। अगर आपसे पूछे ये स्थित कहाँ पे है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोग को क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है, गांधी, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले बांध है। गांधी सागर बांध तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? चंबल नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध, अगर आपसे पूछे भाखड़ा नांगल बांध है, तो ये बना है सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। एक और आप लोग नोट कर लेंगे इन रंगे हाथ, अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध, ये भी पूछा जाता है। अलमाटी यहाँ पे गलत लिखाया गया है, कोई बात नहीं। अलमाटी बांध पूछे किस नदी पे बना है, तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो इतनी बांधों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लीजिए। देखिए, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर बना हुआ है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे टिहरी बांध बसा हुआ है। ठीक, ये बात अच्छी बातें हैं। अगर आपसे पूछे गांधी सागर बांध, तो चंबल नदी पे बसा हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध ये आपके सतलज नदी पे बसा हुआ। किस नदी पे? सतलज नदी पे। और हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। महानदी पे उड़ीसा में ही स्थित है। और
और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। कॉटेज का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग कुछ जो है रसायन और उनके रासायनिक नामों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉटेज का रासायनिक नाम पूछे, सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर जंग का रासायनिक नाम पूछ ले क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि जंग से बचाने के लिए लोहे पे किस धातु की परत चढ़ाते हैं, तो जस्ता की जिंक की परत चढ़ाते हैं। और जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नमक का अगर आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है, तो सब लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग धावन सोडा का बता दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या बताएंगे? धावन सोडा का बता दीजिए। धावन सोडा नहीं, धोवन सोडा होता है यार, धोवन सोडा, या फिर इसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कपड़ा धोने के लिए काम आता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, सॉरी इसका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछे कि और हाँ, अगर आपसे पूछे खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कॉटेज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। कॉटेज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। नमक का सोडियम क्लोराइड है, NaCl होता है। और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 होता है, और इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। और जंग का होता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 का फार्मूला होता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और खाने का सोडा अगर आपसे पूछे, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा और मीठा सोडा भी बोलते हैं, इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक भी, मीठे दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो जब आप अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं ना, तब उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। और ये बात साइंस में पूछा गया है एग्जाम में, इसी वजह से महत्वपूर्ण है। देखिए धातु पे अगर आपसे पूछे, धातु का जब आप ताप को, धातु पदार्थ को ही होता है, जब उसकी ताप को क्या करते हैं? जब धातु पदार्थ होता है ना, इसकी ताप को बढ़ाते हैं, तो इसकी प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए जब आप किसी धातु पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, तो इसकी प्रतिरोध जो होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वो अपने आप क्या होती है? कम होती है। इसकी प्रतिरोध क्या होती है? ताप बढ़ाने पे इसकी प्रतिरोध भी क्या होती है? प्रतिरोध की बात पूछ रहा है यार, तो ये बढ़ेगा, ठीक। अगर कोई अधातु रहेगा, अधातु का अगर आप लोग क्या करेंगे? ताप को क्या कर देंगे? अधातु का ताप आप लोग बढ़ा देंगे, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक की बात पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिए क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इस तरह का बना होता है ओम। अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बता दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे पूछे, तो ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम
मीटर होता है। तो ये बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी अर्धचालक ताप को बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। जबकि धातु होगा, धातु का ताप को बढ़ाएंगे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। धातु की ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि अधातु होगा, ताप बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोध क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। और प्रतिरोध का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कम से कम हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो ओम होता है। आप थोड़ा एडवांस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक याद रखेंगे। क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है। ठीक, ओम मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर। ठीक, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान से संबंधित प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना था। जो टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी तो मैसूर का शासक कृष्णराज थर्ड बना था। कौन बना था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कृष्णराज थर्ड मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्ताना के बारे में क्या इस यहाँ पे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये शासक कहाँ का था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये मैसूर का शासक था। क्या कहा, मैसूर का शासक था। इसे क्या कहा जाता है, टीपू सुल्तान को इसको कहा जाता था शेर ए मैसूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेर ए मैसूर कह के इसको संबोधित किया जाता था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान के पास कहा जाता था। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। पिता का नाम इसके हैदर अली था। अगर आपसे पूछे इसके पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली इसके पिता थे। क्या थे, हैदर अली इसके पिता थे। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली बात आप लोग बता दीजिए, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध में ही इसकी मृत्यु हुई थी। 1799 में चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। तो इतनी पूरी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, तो कृष्णराज थर्ड इसकी शासक बनते। कौन, कृष्णराज थर्ड। टीपू सुल्तान शासक मैसूर का था। इसके पिता का नाम क्या था, हमने बताया हैदर अली पिता का नाम था। शेर ए मैसूर इसे कहा जाता था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम में ही चौथे आंग्ल मैसूर के दौरान 1799 में हो गई थी। अब यहाँ पे जितने बातें हमने बताया सभी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये चौथी जो है अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। अनुसूचियों के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची है। आइए सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि पहले अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में तो इसमें है संघ एंड उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है पहली अनुसूची। भारत के संघ और उसके राज्य के बारे में है, संघ और उसके संघ राज्य के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है, संघ और इसके संघ राज्य के बारे में है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें वेतन और भत्ते, बड़े बड़े पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। वेतन और भत्ते के बारे में है। तीसरी अनुसूची में बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है, कैसे शपथ होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में हमने क्या बताया था, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के क्या होते हैं, एसटी और एससी के क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र में प्रशासन और प्रबंधन के बारे में, प्रशासन एंड प्रबंधन के बारे में क्या हुआ है, प्रबंधन के बारे में बताया गया। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। और फिर छठी अनुसूची में पूछ ले क्या है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन और असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या किया गया है, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र और फिर एसटी और एससी क्षेत्र के में विशेष प्रावधान दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो एससी और एसटी हैं उनके
जो उनके जो है प्रशासन और प्रबंधन के बारे में विशेष जो है उपबंध किया गया है। और 7वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है, सूचियों की सूची कहा जाता है। 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं भाषा है। 9वीं अनुसूची में है क्या, भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में नागरिकता नगर पालिका है, सॉरी। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन, अगर आपसे मुझे स्टार्च के पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, एमाइलेज क्या काम करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो इसका पाचन कौन करता है, इसका पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है, लाइपेज नामक लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन क्या काम करता है, तो इसको पेप्सिन नामक एंजाइम पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम पाचन करता है कि ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमने बताया अगर आपसे पूछे पाचन हमारे शरीर में शुरू कहाँ से होती है, पाचन जो है हमारे शरीर में पाचन शुरू कहाँ से होती है, तो पाचन की जो शुरुआत होती है वो हमारे शरीर में मुख गुहा से ही हो जाती है, मुख गुहा से ही हो जाती है। अगर आपसे पूछे अगला, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक पाचन जो है हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे, छोटी आंत में होता है। अगर आपसे पूछे छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन, अगर आपसे पूछे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, भोजन का अवशोषण, ठीक, तो भी वो छोटी आंत में भी होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण पूछ ले अगर आपसे पूछे कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। पाचन के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, भोजन को निगलना, फिर उसके बाद होता है पाचन, फिर उसके बाद होता है उसके जो अवशोषण, फिर उसके बाद क्या होता है स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद क्या होता है मल परित्याग होता है। ये पाचन के 5 चरण होते हैं। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, देखिए उत्पादन से संबंधित भी कौन सी चीजों का उत्पादन किस जगह पे सर्वाधिक होता है ये पूछा जाता है। जैसे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पूछे तो आप लोग बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भी आपके हमने बताया कि सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन यूपी में होता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो यूपी में होता है। सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी होती है, तो गेहूं होती है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी होती है, तो गन्ना होती है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जबकि अगर आपसे पूछे कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे, उसके अलावा दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछे कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका में होता है मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन। अब यहाँ पे 2-4 चीजें और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मसाला का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो मसाला का आप लोग केरल को नहीं लगाएंगे। मसाला का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि जो है कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कपास का, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के गुजरात राज्य में होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे, तो भी उत्तर प्रदेश में। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो भी आप लोग उत्तर प्रदेश लगाएंगे। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, दाल का मध्य प्रदेश में, और मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में, मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे, गुजरात में। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये क्या काम करता है, तो ये जो है रेल निर्माण, ट्रेन का निर्माण करता है, या फिर रेल का क्या काम करता है, निर्माण करने का काम करता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है, तो ये पेराम्बूर में है। कहाँ पे, पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ पे पड़ता है, पेराम्बूर ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे ये स्थित है तमिलनाडु में। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है स्थित है कपूरथला में। कहाँ पे, कपूरथला में स्थित है। और कपूरथला कहाँ पे पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे, पंजाब में पड़ता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, डीजल लोकोमोटिव
वर्क कहाँ पे है, तो ये है आपकी वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पे है, यू उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतनी बातें यहाँ पे इस प्रश्न से कम याद रखेंगे। कोई भी पूछ ले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछे तो कहाँ पे है, पेराम्बूर तमिलनाडु में। क्या काम करता है, तो वो ट्रेन का निर्माण करता है, ठीक, रेल निर्माण काम करता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, कपूरथला पंजाब में स्थित है। और डीजल लोकोमोटिव पूछे तो ये वाराणसी में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे थे, वो अभी चेंज हो चुके हैं। अभी इसके मुख्यमंत्री कौन हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, ठीक। ये इसके क्या हो चुके हैं, मुख्यमंत्री हो चुके हैं। आइए कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में जहां से ज्यादा पूछा जाता है हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके हैं कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा जो है, संगमा, ये मेघालय के मुख्यमंत्री है। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन वीरेंद्र सिंह है। कौन है, एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एन बीरेन सिंह। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर हो गया। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दीजिए, चेंज हुए आंध्र प्रदेश के, तो इसके कौन है, चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बदले। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री पूछ ले तो भजन लाल शर्मा है। कौन है, भजन लाल शर्मा है वर्तमान समय में। और मध्य प्रदेश की भी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आप लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे तो इनका गोपाल कौन, मोहन यादव नाम है। क्या, मोहन यादव नाम है, ठीक। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं। और मेघालय के कॉनराड संगमा है। और जो है मणिपुर के एन वीरेंद्र सिंह हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। और राजस्थान के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। और फिर मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं। कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। दूध को दही बनाने वाला बैक्टीरिया, साइंस का देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये क्या काम करता है, दूध से दही बनाता है, ठीक। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। या फिर आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है, तो ये दूध से होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या कहा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी, लैक्टोज नामक शर्करा। अगर आपसे पूछे दूध का माप किस में किया जाता है, तो इसकी जो माप है लैक्टोमीटर से किया जाता है। किसमें, लैक्टोमीटर में इसका माप किया जाता है। अगर दूध का पीएच पूछे तो 6.4 इसका पीएच मान होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है, तो इसमें रेनिन नामक एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है। अगर आपसे पूछे कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, व्हाइट रंग सफेद का दूध का किस कारण होता है, तो इसमें केसीन नामक प्रोटीन के कारण इसका सफेद रंग होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध का हल्का पीला रंग किस कारण होता है, हल्का पीला रंग किस कारण होता है, तो इसमें जो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसके वजह से होता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से दूध का हल्का पीला रंग होता है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए दूध को दही बनाने वाली बैक्टीरिया क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे जितने दूध से संबंधित प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछे गए। श्वेत क्रांति या फिर फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये दूध से संबंधित है। और उसके बाद अम्ल कौन सी पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल। शर्करा इसमें लैक्टोज नामक पाया जाता है। और माप जो है लैक्टोमीटर से किया जाता है। और पीएच मान 6.4 होता है। केसिन प्रोटीन की वजह से ये सफ़ेद होता है। और इसमें कैरोटीन की वजह से ये क्या होता है, गाय का दूध पूछा जाता है, हल्का पीला क्यों होता है, तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। पाचन एंजाइम इसमें कौन सा होता है दूध के पाचन में, तो जो है रेनिन नामक एंजाइम इसका पाचन करता है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन होता है। इसको सुनहरा चावल भी बोलते हैं, गोल्डन राइस। इसमें
विटामिन जो है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक, विटामिन ए। और विटामिन ए का संचय पूछिए हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि चावल को अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, चावल को अगर आप क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश यानी कि जब हम लोग धान कुटाते हैं तो चावल को पॉलिश करके ही वो कूटता है, तो अधिक पॉलिश करने पे तो उसमें विटामिन बी वन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं, थायमीन। ये क्या हो जाता है, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक पॉलिश करने से ये नष्ट हो जाता है। इसके कमी से, विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो वो सभी समस्याएं हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे, हमने बताया कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, केंद्रीय चावल अनुसंधान हमने बताया कहाँ पे है, तो वो कटक में है। कहाँ पे, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान वहाँ पे है। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले चावल का कटोरा किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे यहीं पे, अगर आपसे पूछे चावल का कटोरा बता दीजिए किसे कहते हैं, तो चावल का कटोरा उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को। लेकिन कभी कभी जो है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी सही होता है, अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो आंध्र प्रदेश भी लगा सकते हैं, इसे भी चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। ये चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें विटामिन ए होता है सुनहरे चावल में जो है। और उसके बाद चावल को पॉलिश करने पे विटामिन ए1 या फिर इसका बोलते हैं थायमीन, वो नष्ट हो जाता है। चावल अनुसंधान हमने बताया कटक उड़ीसा में है, और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगर ऑप्शन में ना हो छत्तीसगढ़ तो आप लोग आंध्र प्रदेश को वरीयता देंगे, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, या फिर परमाणु रिएक्टर में अगर आपसे पूछे भारी जल का जो प्रयोग होता है, भारी जल का प्रयोग, इसको प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। मंदक यानी कि उसमें क्या करता है, जो है अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में अगर आपसे पूछे कौन सी अभिक्रिया होती है, परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें जो है हमेशा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि हमारा पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, पहला जो है परमाणु रिएक्टर, इसका उपयोग क्या करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं। इसका उपयोग क्या काम करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं। पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था, क्या था, अप्सरा नाम था। 1956 में कहाँ पे बनाया गया था, ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया गया था। कहाँ पे, ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया गया था। अगर आपसे पूछे पहला विद्युत संयंत्र कौन था, तो हो जाएगा नागपुर वाला था, नागपुर में ही था ना, कि तारापुर वाला था, ठीक। तो महत्वपूर्ण था ये। आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न, और बहुत बार पूछा है। हमारा परमाणु जो है रिएक्टर पहला कौन था, ये बहुत बार पूछा है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट और फिर भारी जल का प्रयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में पूछे वो भी, वहां पे भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। सूर्य में पूछे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। पहला परमाणु रिएक्टर हमारा अप्सरा था, 1956 में बनाया गया था, और 1956 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका जो है इसको स्थापित किया गया था। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई, जिसे CST बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करें, मुंबई में है। और मुंबई में यहाँ पे 2 रेलवे जोन है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कहाँ पे 2 रेलवे जोन है, तो मुंबई में 2 रेलवे जोन है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना, 2 रेलवे जोन कहाँ पे है, मुंबई में है। आइए चलिए थोड़ी बातें रेलवे जोनों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे वहीं पे कि उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे है, देखिए मध्य रेलवे पूछ ले तो मुंबई में हो गया। अगर आपसे पूछे कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके वाराणसी, इलाहाबाद में। कहाँ पे है, ये है आपके प्रयागराज, अभी इसका नाम हो चुका है, इलाहाबाद में है। अगर आपसे पूछे उत्तर रेलवे जोन कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे उत्तर मध्य तो इलाहाबाद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर रेलवे जोन कहाँ पे है, उत्तर रेलवे जोन पूछेगा तब आप लोग सीधे जाएंगे कहाँ पे, दिल्ली में जाएंगे। तो ये इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में हो जाएगा। हमारे पास कुल रेल जोन कौन सा है, कुल रेल जोन हमारे पास कितना है, तो कुल रेल जोन वर्तमान समय 18 है। अभी नवीन वाला पूछ ले कौन सा बना है, नवीन रेलवे जोन या फिर 18वां कौन सा बना है, तो वो बना है आपका विशाखापत्तनम
विशाखापत्तनम जो कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, विशाखापत्तनम में हुआ था। अभी इसी जनवरी में मतलब जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन कौन किए हैं? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब अपने करते हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं। अगर आपसे पूछे 17वां रेलवे जोन कौन सा था? 17वां रेलवे जोन कौन था? तो वो कोलकाता मेट्रो था। कौन था? कोलकाता मेट्रो था। तो इतने रेलवे जोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ पे 2 रेलवे जोन है, मात्र एक जगह है जहाँ पे 2 रेलवे जोन है। उत्तर मध्य रेलवे पूछे तो इलाहाबाद। अगर आपसे पूछे केवल उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है तो दिल्ली में हो जाएगा। अगर उत्तर मध्य पूछेगा तो इलाहाबाद जाएंगे। अगर केवल उत्तर रेलवे जोन पूछेगा तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और कुल रेल जोन हमारे पास वर्तमान समय हो चुकी है 18। अभी 18वां का जो शुभारंभ हुआ है जनवरी 2025 में विशाखापत्तनम में बनाया गया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं। अभी तक तो ये प्रस्तावित था, लेकिन अभी इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में हो चुका है और 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था। आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे आयरन है, जो आयरन है ना, ये किसका स्रोत होता है? अगर आपसे पूछे आयरन का स्रोत क्या होता है तो जो है पालक जो है बहुत अच्छा जो है, हरी सब्जियां पालक, वो आयरन का स्रोत होता है। कुछ विटामिन उसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग इसमें इसकी कमी से होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे विटामिन अगर आपसे पूछे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपसे भी विटामिन B1 की कमी से रोग होता है तो इसमें कमी से रोग होता है बेरी नामक रोग। क्या होता है? बेरी रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन जो है विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन K से रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको कहते हैं रिकेट्स नामक रोग, इसकी कमी से होता है। रिकेट जो है बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग क्या होता है? बड़ों में होता है। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। आयरन का स्रोत बढ़िया वाला क्या होता है? पालक होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन सी, अभी ठंडी का महीना है तो पालक चावल आप लोग खाइए। पालक चावल मूली 1 नंबर लगता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, ये होता है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरता? तो देखिए, भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरता, जहां पे प्रश्न पूछा गया था वहां पे ऑप्शन सही था इसका भारत। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, भूमध्य रेखा पूछ ले या इसे ही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये बात करते हैं कुल कितने देश से गुजरता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुल 13 देश से गुजरता है। अगर आपसे पूछे इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा पूछे, कर्क रेखा तो इसमें जो है कुल 17 देश से गुजरता है। 17 देश से। अगर आपसे 2 बार कौन सी नदी काटती है तो इसको माही नदी जो है, माही नदी 2 बार काटती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यह कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बात करें, मकर रेखा तो इससे जाके कुल 10 देश से गुजरती है। ये कुल 10 देश से गुजरती है। इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी, इसको लिम्पोपो नदी से 2 बार काटती है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए, भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो भारत के मध्य से ये बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। भारत से एकमात्र रेखा कर्क रेखा गुजरती है, जो आपके भारत के कुछ राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को कुल 13 देश से गुजरती है, कुल 13 देश से गुजरती है और 2 बार इसको कांगो नदी काटती है। इसी तरह कर्क रेखा कुल 17 देश से गुजरती है,
2 बार इसे माही नदी काटती है। मकर रेखा कुल 10 देश से गुजरती है, 2 बार इसे लिम्पोपो नदी काटती है। जलियांवाला बाग घटना देखिए, रॉलेट एक्ट आया था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। इसके तहत क्या हुआ था, कुछ क्रांतिकारी थे वहाँ के, जिसका नाम था सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे किया जा रहा था, अमृतसर पंजाब में। वहीं पे कुछ नियत्तों, बहुत सारे नियत्ते लोग एक साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं पे गोली चलाने का आदेश कौन दे देता है, उन्हीं पे गोली चलाने का आदेश दे देता है जनरल डायर। कौन दे देता है, जनरल ओ डायर दे देता है। और ये पूछा जाता है इसका सहयोग किसने किया था, इसका सहयोग किस भारतीय ने किया था। जनरल ओ डायर का मतलब गोली चलवाने में सहयोग किस भारतीय ने किया था, या फिर किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड अपनी आंखों से देखा था। तो उसका जवाब हो जाता है कौन, हंसराज। हंसराज ने इसे देखा था। इस समय भारत में वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे चल के कि इसे जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है क्या, हंटर समिति। तो अगर आपसे पूछे इसके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है, तो हंटर समिति। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग घटना कब होती, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर देते हैं। इसका सहयोग करते हैं हंसराज नामक भारतीय, और वायसराय इसके कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। जांच कमेटी इसमें हंटर समिति बनाई गई थी जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1971 में इसको स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था 1971 में। बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, देखिए अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संस्थापक किसे माना जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है। कौन, शेख मुजीबुर रहमान इसके संस्थापक हैं। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी, मुद्रा पूछ ले क्या है, मुद्रा तो इसकी टका है। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, बांग्लादेश के संसद का नाम तो जातीय संसद है। इसके संसद का नाम क्या है, जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसकी जो राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली है। क्या है, वाटर लिली यहाँ की राष्ट्रीय चिन्ह है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ का राष्ट्रीय गान कहाँ है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हाँ, अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सॉरी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1971 में एक देश बन गया था बांग्लादेश। और संस्थापक है किसका, मुजीबुर रहमान। राजधानी क्या है, ढाका है। मुद्रा टका है। और बात करें संसद, यहाँ की जातीय संसद है। और वाटर लिली यहाँ का चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। और बात करते हैं राष्ट्रीय गान यहाँ पे अमार सोनार बांग्ला है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल अपने अगले क्लास में।